हेलो गाइज, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक कुटकुट का पाचन तंत्र लाया हूं। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी भी दबाना मत भूलिए। कुटकुट के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु हैं, जिसमें पहला है ग्रास नली, दूसरा है श्वास प्रणाली, तीसरा है अन्नपुट, चौथा है यकृत, पांचवा है पित्तवाहिनी, छठवां है पित्ताशय, सातवां है ग्रंथिल जठर, आठवां है पेशड़ी, नौवां है छोटी आंत, 10वां है अग्नाशय, 11वां है ग्रहणी, 12वां है अंधनाल, 13वां है बड़ी आंत और 14वां है ऑस्कर जिसको क्लोएका कहते हैं और 15वां है वेंट यानी कि निकास। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ओसोफेगस, इसे अग्र नली भी कहते हैं। यह एक लंबी पतली खोखली मांसली नलिका होती है जो मुख के पीछे भाग से प्रारंभ होकर मिल जाती है। यह नली मुख में आए चारे दानों को आगे जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है और इससे कोई पाचक रस नहीं निकलता है। अब अगला है कार्प। अग्नाशय डिसोफेगस का ही यह एक थैलीनुमा भाग होता है जो कुटकुट द्वारा खाए गए चारे दानों को भंडारक का कार्य करता है और पुनः अगले भागों में प्रोवेंटिकुलस में चला जाता है। यह अंग अत्यधिक लचीलापन लिए होता है और इसमें फैलने की शक्ति होती है। ग्रंथिल जठर। गलथैली शरीर गुहा में प्रवेश से पूर्व एक पतली नली का रूप धारण कर लेती है और या फिर थोड़ा फूलकर ग्रंथिल जठर का रूप धारण कर लेता है। इसके पश्चात होता है कि ग्रंथिल जठर जो होता है पेशड़ी में मिल जाता है। ग्रंथिल जठर केवल मोटी ग्रास नली के समान ही प्रतीत होती है और इसमें जो होता है दाना अधिक समय तक के लिए नहीं रुकता है। यह तो केवल दानों के अम्लीय अमाशय रस को मिला देता है जो बाद में पेशड़ी में चला जाता है और इस अमाशयी रस में होने वाला पाचन छोटी आंत के प्रथम भाग में तब तक चलता रहता है जब तक कि क्षारीय पित्तरस नहीं मिलता। अब ग्रंथिल जठर में नमक का अम्ल जो होता है रुक रुक कर स्रावित होता रहता है जो अंत में इस भाग का पीएच जो होता है 2.5 कर देता है। प्रोटीन के विघटन करने वाला पेप्सिन एंजाइम जो होता है यहाँ से निकलता है, किंतु आहार के इस भाग में अधिक समय तक नहीं रुक पाता और इसका पाचन जो होता है पेशड़ी तथा ग्रहणी के प्रारंभिक भाग में ही होता है। अब पेशड़ी के बाद जो होता है जब आहार ग्रहणी में प्रवेश करता है तो इसका पीएच 6.4 हो जाता है और जबकि वास्तविक यह है कि अग्नाशय रसनलिका तथा यकृत रसनलिका ग्रहणी के अंतिम भाग में आकर मिलती है। और हाल ही में हुए शोध के कार्य के से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रहणी में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बड़ी मात्रा में निकलते हैं जिनको कच्ची प्रोटीन के रूप में दर्शाया गया है तथा सामान्य आहार पर पाली जाने वाली मुर्गियों में यह आहार खाई प्रोटीन का लगभग 10 गुना होती है, किंतु रेशेदार कम प्रोटीन युक्त आहार में तो यह 50 गुनी तक हो सकती है। इस कच्ची प्रोटीन का 1/3 भाग श्लेष्म का होता है जो कि पेशड़ी से प्राप्त आहार की अम्लता को उदासीन कर देता है। इसलिए पंछी 1 या 2 अनिवार्य अमीनो अम्ल की कमी को कुछ समय तक सहन कर पाता है और फिर भी ध्यान रहे कि अनिवार्य अमीनो अम्ल की कमी लंबे समय तक नहीं बनी रहनी।
अब अगला पॉइंट है गिजार्ड। गिजार्ड क्या होता है कि यह पंछी के पाचन तंत्र में क्या होता है, दांतों के अभाव की पूर्ति करता है। यह एक गोल चपटा तथा कुछ अंडाकार मसीला अंग है। यह मोटे लाल तथा शक्तिशाली मांसपेशियों के 2 जोड़ों से बना होता है तथा यह मांसपेशियां भीतर की ओर मुड़ी तथा श्रृंगिकी से ढकी होती हैं और ऊपर की ओर प्रोवेंटिकुलस तथा नीचे की ओर डियोडिनम से घिसकर महीन बनता है। आहार के साथ साथ मुर्गियों को खिलाए गए संगमरमर तथा पत्थर के टुकड़े इसी अंग में भंडारित रहकर दांतों का कार्य करते हैं तथा चारे दानों को पीसने के सहायक होते हैं और किसी हद तक प्रोटीन का पाचन भी यह करते हैं। अब अगला पॉइंट अग्नाशय आता है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। पेशड़ी के बाद आंत का वह भाग जो ठीक अंग्रेजी के यू शब्द के आकार का बना होता है उसे अग्नाशय कहते हैं और इसकी 2 समानांतर भुजाओं के बीच में अग्नाशय स्थित रहता है और पाचन क्रिया में अग्नाशय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्तनधारियों की अपेक्षा पंछियों में यह विकसित होता है और इससे क्या होता है, एक रस का स्रावित होता है जिसे अग्नाशय रस कहते हैं और यह रस प्रोटीन, स्टार्च और वसा को पाचने का कार्य करता है और यह रस जो होता है ग्रहणी में पित्त रस के ठीक पहले ही प्रवेश करता है। अब अगला पॉइंट आता है यकृत। ग्रहणी के अंतिम भाग में यकृत नलिकाओं का एक जोड़ा ठीक अग्नाशय रस नलिका के बाद प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है कि यकृत रस ग्रहणी में पहुंचता है और इनमें एक नलिका तो यकृत के दाएं भाग पर स्थित पित्ताशय में आती है, जहां पर पित्त अस्थायी रूप से एकत्रित रहता है, तथा दूसरी बाएं भाग में जहां पित्ताशय नहीं होता है वहां पे आती है। अब अगला है छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग डियोडिनम वाला भाग होता है और दूसरा क्या होता है, छोटी आंत का बचा हुआ भाग होता है। ठीक है। अब छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जैसे प्रोटीएज होता है, इंटरवेज होता है और एमाइलेज द्वारा क्या होता है, या आहार का पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण करती हैं और पाचन के बाद आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं छोटी आंत के भीतरी सतह द्वारा शोषित होकर शरीर के क्या होता है विभिन्न भागों में चले जाते हैं और छोटी आंत में लगभग 3 घंटे में ही संपूर्ण आहार का पाचन होकर उनका शोषण हो जाता है और पूर्ण विकसित मुर्गियों में छोटी आंत जो होता है 2.5 से 5 फीट की होती है और गिजार्ड से सीका तक यह रहती है। अब अगला पॉइंट है सीका। सीका क्या होता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने वाले स्थान से 2 दिशाओं में 2 कोष्ठ निकलते हैं जिनकी लंबाई 4 से 6 इंच होती है तथा यह पूर्ण रूप से विष्ठा से भरे रहते हैं। इनके कार्य के बारे में अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेशे का पाचन में सहायक होते हैं। अब अगला आता है रेक्टम। मलाशय बहुत छोटी होती है और इसकी लंबाई जो होता है 4 से 5 इंच की होती है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो आगे बढ़कर मल द्वार में आहार नाल मल तंत्र तथा प्रजनन तंत्र तीनों आकर खुलते हैं और मल जिस छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकलता है उसे वेंट कहते हैं।